हाय फ्रेंड्स, आपका मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। अ, इस वीडियो से पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात किया था एसएसबी के पूरे प्रोसीजर के बारे में। इफ़ यू हैव नॉट सीन इट, प्लीज़ जाइए उसको भी देखिए। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OLQs के बारे में। जिन दोस्तों को नहीं पता है OLQs के बारे में, आई हैव रिटन इट ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ आर नथिंग बट, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो कि जब आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हैं आर्म फोर्सेस डिफेंस फोर्सेस के लिए, और आपको इंटरव्यू यानी कि एसएसबी के लिए बुलाया जाता है, वहाँ पर कुछ स्टेजेस होती हैं जिसमें आपकी OLQs चेक की जाती हैं। उन्हीं के बेसिस पे आपको रिकमेंडेशन या फिर नॉन रिकमेंडेशन मिलता है। तो बात करते हैं OLQs के बारे में। बेसिकली OLQs को चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इज़ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, social adjustment, social effectiveness, and dynamic. As you can see here on the screen, I've written it here, all the four OLQs subdivisions. So हम लोग क्या करेंगे अभी, हर एक इस डिवीजन को डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले आता है इफेक्टिव इंटेलिजेंस। सिंपल भाषा में अगर बात करें, इफेक्टिव इंटेलिजेंस वो चीज़ है जिसको हम बोल सकते हैं अपना IQ भी। किसी भी काम को करने के लिए सबसे आसान तरीका, या फिर सपोज़ अगर हम इसको एक एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे तो हम बात करते हैं, लेट्स सपोज़ अब क्योंकि आप SSB की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि फ़िज़िकल फ़िटनेस भी इसमें एक टेस्ट होता है। फ़िज़िकल फ़िटनेस के लिए आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आप सुबह रनिंग करेंगे। अगर आपको सुबह रनिंग करने जाना है, अर्ली मॉर्निंग उठना है, तो आपको रात को टाइम पे सोना होगा। और सुबह अर्ली मॉर्निंग रनिंग करना है तो आपकी बॉडी भी पूरी हाइड्रेटेड होनी चाहिए। अब अगर आपको रनिंग अच्छा करना है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी चाहिए, और आपको पता है कि उसके लिए हाइड्रेशन ज़रूरी है बॉडी को, तो आप एक दिन पहले अच्छे से पानी पियेंगे। दिस इज़ द बेसिक इंटेलिजेंस, राइट। तो किसी भी काम को करने के लिए एक बेसिक इंटेलिजेंस ज़रूरी होती है, राइट। इन चीज़ों को आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, वो उसको बेसिकली देर आर 2-3 थिंग्स। वन इज़ वर्बल, सेकंड इज़ नॉन वर्बल, एंड थर्ड इज़ कोलोक्वल एक्सरसाइजेज आर। ये सब एक्सरसाइजेज बेसिकली अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी हैं, काफ़ी लोगों ने इस पर बुक भी लिखा है। आप इसको आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट। दूसरी जो प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग में आती है वो है रीजनिंग एबिलिटी। तो ये तो नाम से ही बिल्कुल सिंपल चीज़ है, रीजनिंग। किसी भी चीज़ को करने के लिए बेसिकली काम करना है कोई, क्यों करना है, वाई, दैट इज़ द रीजनिंग पार्ट। वाई, व्हेन, हाउ, ये सब बेसिकली रीजनिंग का पार्ट आता है। अब सपोज़ आपको, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि आपको फिज़िकल SSB के लिए जाना है इंटरव्यू के लिए, आपको वहाँ पे फिज़िकल टेस्ट होगा। तो फिज़िकल टेस्ट क्यों चेक कर रहे हैं वो, आपका रीजनिंग क्या है उसकी। रीजनिंग ये है कि आपको फिज़िकल चेक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जब आप एक अफसर बनेंगे वहाँ पे, आपको फ़ौज क्या करती है, डिफेंस फोर्सेस क्या करती हैं, देश की रक्षा करती हैं बॉर्डर पे जाके। तो वहाँ पर आपको जाके कठिन परिस्थितियों में, मुश्किल स्थितियों में आपको वहाँ पे काम करना पड़ सकता है। तो आपका फिज़िकल स्टैंडर्ड बहुत हाई होना चाहिए, राइट। इसीलिए आपका वो फिज़िकल टेस्ट लेते हैं। ये हो गई रीजनिंग। तो आपकी जो रीजनिंग एबिलिटी है वो बेसिकली बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, राइट। ये आपकी बहुत हर स्टेप पे वहाँ पे चेक होती है। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी। ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजर्स क्या समझते हैं आप इस, बहुत सिंपल चीज़ है। इसको अगर हम आसान भाषा में बात करें कि ऑर्गेनाइजिंग, आप लोग क्योंकि अभी SSB के लिए जा रहे हैं, आप या तो आप +2 लेवल के होंगे या फिर आप ग्रेजुएशन कर चुके होंगे। अगर हम स्कूल लेवल की बात करें तो स्कूल में भी कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, उसमें भी कुछ लोगों को इंचार्ज बनाया जाता है, ऑर्गेनाइज़र बनाया जाता है। कॉलेज में भी इसी तरह से टेक्निकल फेस्टिवल्स होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं। या फिर हमारी फैमिली में कोई फंक्शन आ रहा है, आप घर के बड़े हैं, आपको ऑर्गेनाइज़ करना है, तो आपको काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि भाई किस टाइम पे लोगों को इनविटेशन देना है, किस टाइम पे लोगों की एंट्री होगी, किस टाइम पे खाना मिलेगा, किस टाइम पे DJ चलेगा, है ना। सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है।
तो ऑर्गेनाइजिंग, ये तो मैंने बिल्कुल कॉमन सिविलियन की भाषा में एक आपको एग्जांपल दिया। इसी तरह से फ़ौज में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजिंग होती हैं, ऑर्गेनाइज करना होता है लोगों चीज़ों को, तो वहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी काम आएगी, राइट। नेक्स्ट इज़ पावर ऑफ एक्सप्रेशन। पावर ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब है, हिंदी में बोलें तो, आपकी किसी को भी अपनी किसी की तक भी अपनी बात पहुंचाने की शक्ति को बोलेंगे पावर ऑफ एक्सप्रेशन। कितनी सिंप्लिसिटी से और कितनी आसान भाषा में आप अपनी बात को रख सकते हैं, वो होती है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ये कब काम आती है? हो सकता है आप, क्योंकि बेसिकली OLQs हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ हैं, आप एक ऑफिसर बनने वाले हैं, तो आप एक लीडर हैं। आप अपने ग्रुप के लीडर हो सकते हैं, आप ग्रुप ऑफ लीडर्स में भी एक लीडर होते हैं जो सबसे हाई लीडर होते हैं बेसिकली, है ना। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ पे आपको अपनी बात रखनी होगी। तो क्या आपके अंदर उतनी शक्ति या इतनी सहजता है कि आप अपनी वो बात को रख पाएँ? वो है पावर ऑफ एक्सप्रेशन। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं उसको और क्लियर कर दूंगा एग्जांपल्स के साथ। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब हेडिंग इज सोशल एडजस्टमेंट, जिसमें कि सबसे पहले आता है सोशल अडेप्टेबिलिटी। क्या होता है ना दोस्तों, देखो फ़ौज में या फिर डिफेंस फोर्सेस में, जिसको आप डिफेंस फोर्सेस कहते हैं, आर्म फोर्सेस कहते हैं, उसमें क्या होता है कि जो एक फ़ौजी ऑफिसर, एक जवान, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सब में जो भी एक बेसिकली जवान को लेकर की बात करते हैं, तो किसी हर एक आदमी को 2 से 3 साल के अंदर पोस्टिंग चेंज हो जाती है। अब सपोज़ फॉर एग्जांपल मैं आज दिल्ली में एक जवान को पोस्टेड है, वो उसकी पोस्टिंग आ गई असम में, या फिर उसकी पोस्टिंग आ गई बैंगलोर में, तो वहाँ पर जाके उसको सेम लोग तो नहीं मिलेंगे ना, उसको तो लोग नहीं मिलेंगे। अब अगर उसके अंदर अडेप्टिबिलिटी नहीं होगी तो वो वहाँ पर जाकर अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए सब लोग नए हैं। तो इसीलिए सोशल अडेप्टिबिलिटी बहुत ज़रूरी है एक ऑफिसर में होना, ताकि वो जिस कार्यशैली में, जिस तरीके से, जिस एफिशिएंसी के साथ अपना काम जहाँ पर दिल्ली में कर रहा था, तो वो बैंगलोर में भी उसी एफिशिएंसी से, उससे भी ज़्यादा अच्छी एफिशिएंसी से काम कर सके। दिस इज़ सोशल अडेप्टेबिलिटी। नेक्स्ट इज़ कोऑपरेशन। अब फौज क्या है भाई, डिफेंस फोर्सेस क्या है, ये तो एक टीम है, टीम वाला काम है ना, कोई एक आदमी का तो काम नहीं है। अब जहाँ पर टीम होगी तो वहाँ पे हर बंदे का अपना ओपिनियन होगा। अब जब सबका ओपिनियन होगा तो बेसिकली किसी तो एक डायरेक्शन में ही जाना होगा ना। अगर 10 लोग हैं, 10 डायरेक्शन में चले जाएंगे तो फिर तो उनकी टीम फेल हो जाएगी। तो कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा। क्या आपके अंदर कोऑपरेशन है? क्योंकि आप, हो सकता है कभी आप जूनियर हों, कभी आप सीनियर हों, है ना, क्योंकि ऐसा तो है, प्रमोशन तो होती है ना धीरे धीरे। तो कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट OLQ। नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि जो आपको बेसिकली काम मिला है, आप उसको कितनी सिंसियरिटी से कर रहे हैं, वो होता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे कुछ काम मिला है, मुझे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का कितना जानकारी है, क्या मैं उसको सीरियसनेस के साथ कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है अकाउंटेबिलिटी, कि आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली, आपने काम किया, बाद में आपकी अकाउंटेबिलिटी चेक होगी कि हाँ भाई इस आदमी ने कितना अच्छे से काम किया, ठीक। तो वो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ़ौज में तो भाई पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है। आप एक लीडर हैं, आपको टीम मिलेगी, आपके जवानों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके ऊपर है। जो भी आपको टास्क मिला है वो भी आपको पूरा करना है और आपको जवाब भी देना है, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट हेडिंग आता है सेल्फ इफेक्टिव, सोशल इफेक्टिवनेस। उसमें सबसे पहला पॉइंट है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है कि आगे बढ़ के कोई भी काम करने की के लिए रेडी रहना। तो ये आपका SSB में बहुत ज़्यादा चेक होगा। वहाँ पर आपको बोलेंगे कि XYZ जो भी कोई टास्क मिला है आपको, आप में से कौन करेगा, सबसे पहले कौन करेगा, सबसे पहले टास्क करना है कौन करेगा, सबसे पहले इंटरव्यू जाना है कौन जाना चाहेगा, है ना। तो इस चीज़ में आपको सबसे आगे रहना है भाई। अगर आप उसमें सोचते रह गए कि यार मैं पहले देख लेता हूँ, इन चीज़ों के बहुत नंबर मिलते हैं वहाँ पर।
और ये ऐसी चीज़ें नहीं है कि आप वहाँ पे फेक मार देंगे, फेक नहीं कर सकते आप। अगर आपके अंदर इनिशिएटिव होगा तभी तो आप दिखाएंगे ना। या तो आप, अगर आपको आता ही नहीं होगा तो आप तो फंस जाएंगे फिर इनिशिएटिव लेके। तो फंसना भी नहीं है, सोच समझ के काम करना है। पर इनिशिएटिव होगा तभी आप आगे फ़ौज में सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो आप ही लीडर होंगे वहाँ पे अपनी टीम के। नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये बेसिकली 3 पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट है स्पीड ऑफ डिसीजन। ये तीनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं। कैसे? इनिशिएटिव का मतलब है कि आपको आगे बढ़ के काम करना है। आगे बढ़ के काम कब करेंगे? जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, राइट। कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो आप इनिशिएटिव नहीं ले पाएंगे। तो ये भी इसके साथ साथ चेक हो जाएगा। उसके बाद आएगा स्पीड ऑफ डिसीजन। ज़्यादातर टाइम में और या फिर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि मोस्ट ऑफन रोज़मर्रा में आपको काफ़ी सारी टाइम ऐसा होगा जिसमें आपको डिसीजंस लेने होंगे। ऐसा आपकी, क्योंकि अगर आप वहाँ पे ऑफिसर हैं, आप वहाँ पे लीडर हैं, डिसीजन तो अल्टीमेटली आप ही का होगा ना। तो आपको वहाँ पे डिसीजन लेने होंगे। कुछ डिसीजंस होंगे जो कि बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेने होंगे, कुछ डिसीजंस होंगे कि आपको ऑन द स्पॉट, आपके पास टाइम ही नहीं है, लेने होंगे। तो वो वहाँ पे स्पीड ऑफ डिसीजन आपका चेक होगा। जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात किया था इंडिविजुअल टास्क के बारे में, जीटीओ में। उसमें क्या था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं बाद में इन वीडियो को, या फिर इसको पॉज करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसमें दस टास्क होते हैं इंडिविजुअल। हर टास्क के ऊपर एक एक कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते हैं, 1 से लेके 10 तक। तो 10 का मतलब है 10 नंबर, 9 का मतलब 9 नंबर, 1 का मतलब है 1 नंबर। तो आपको वहाँ पे उसी टाइम पे डिसीजन लेना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे मिल सकते हैं, कौन से टास्क करके। कुछ एक टास्क होंगे जिसमें आप बिल्कुल अटक जाएंगे, आपका सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इसी तरह से जब आप वॉर लाइक सिचुएशन में होते हैं, जब आप किसी युद्ध की परिस्थिति में होते हैं, जैसे कि चाइना के साथ टेंशन चल रहा है अभी, या फिर कुछ ना कुछ बॉर्डर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, तो वहाँ पे सीनियर लीडर्स बैठे हैं, जो कि सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं, उनको वहाँ पे क्विक डिसीजंस लेने होते हैं। तो वो स्पीड ऑफ डिसीजन आपका यहीं से चेक होना शुरू हो जाएगा। अगर आपके अंदर वो डिसिसिवनेस, वो डिसीजन लेने की शक्ति नहीं होगी, तो आप वहाँ पर फेल हो जाएंगे और आपकी वजह से आपकी पूरी टीम फेल हो जाएगी, राइट। तो ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप। इसके बारे में अगर हम बात करें तो इसको आसान भाषा में अगर समझें तो ये होगा कि लोगों को या फिर ग्रुप को इन्फ्लुएंस करने की हमारी एबिलिटी, राइट। कि हम जो पॉइंट बोल रहे हैं वो उसकी कुछ वैल्यू है, राइट। वो होता है इन्फ्लुएंस करना, कि आपने कुछ बोला और लोग आपकी बात सुन रहे हैं बेसिकली, और आपकी बात को इम्पोर्टेंस भी दे रहे हैं। दिस इज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप। तो आपके अंदर अगर ये एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप नहीं होगा, एबिलिटी नहीं होगी, तो आपके लिए बहुत दिक्कत आ सकती है डिफेंस फोर्सेस में। क्योंकि वहाँ पर क्या है कि आप एक लीडर हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप एक ऑफिसर हैं और आपकी टीम आपके ऊपर रिलाई करेगी, आपको देखेगी, आपको सुनेगी, आपको समझने की कोशिश करेगी कि आपका माइंडसेट क्या है, उसी के बेसिस पे काम करेगी। अगर आप ही अपने ग्रुप में, आपके अगर जूनियर आपको समझने लग जाएंगे कि आप तो, आपके अंदर वो क्या एबिलिटी नहीं है लीड करने की, तो फिर आप वहीं पे आपकी कमांड फेल हो जाएगी, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं लाइवलीनेस। क्या है कि देखिए, फोर्सेस में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि कभी तो आप बॉर्डर पे हैं, कभी आप नॉर्मल जगहों पे हैं जहाँ पर जैसे कि दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ, जयपुर, है ना। और बॉर्डर एरिया में भी तो बहुत ज़्यादा हमारी फ़ौज रहती है, जैसे कि कश्मीर, आसाम, जहाँ पर काफ़ी इंसर्जेंसी चलती है। तो ऐसी जगहों पे आपकी जो ये OLQ चेक होता है वो ये है कि अगर आप खुद ही स्ट्रेस में हैं तो आपकी टीम पूरी स्ट्रेस में आ जाएगी। इसीलिए आपका खुद का लाइवली होना, मतलब कि आपके अंदर जो बेसिकली इंसान है उसका खुशनुमा होना या फिर ज़िंदा दिल होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी टीम को आप एक साथ रख पाएंगे। ये होती है लाइवलीनेस। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, वो है डिटर्मिनेशन। तो इसमें बेसिकली लेट्स सी द अदर पॉइंट्स एज वेल। डिटर्मिनेशन, करेज,
स्टैमिना एंड एंड्योरेंस, दीज पॉइंट्स आर ऑल्सो इंटर रिलेटेड। कैसे, मैं बताता हूँ आपको कि एक तो आदमी होगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करके पहली बारी में एसएसबी क्लियर कर जाएगा, कुछ होंगे जो कि दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार में क्लियर करेंगे, कुछ लोग होंगे जो पहली बार क्लियर नहीं हुआ छोड़ देंगे, दूसरी बार क्लियर नहीं हुआ छोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पे आपका डिटर्मिनेशन चेक होता है कि आपके अंदर कितना ज़्यादा डिटर्मिनेशन है आपका फोर्सेस के लिए, कि या फिर आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए आए हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें चेक होती हैं वहाँ पर। नेक्स्ट होता है करेज, कि आपको ऐसी सिचुएशंस दी जाएंगी कि आपका वहाँ पे करेज चेक होगा। जैसे कि एक टेस्ट होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, वहाँ पर आपको 60 सिचुएशंस दी होती हैं और उसमें आपको अपना रिएक्शन फिल करना होता है और आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलता है, तो आपको ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलता उसमें। तो उसमें ऐसा एग्जांपल दे देंगे जैसे कि आप किसी कैंपिंग के लिए गए हैं पहाड़ों में और वहाँ पर आपको पता लगा भाई आपके किसी साथ वाले टेंट में कोई सांप आ गया, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, है ना। इस तरह की सिचुएशन दे देंगे, तो या तो आप वहाँ से भाग जाएंगे, आप डरपोक होंगे। तो अगर आप समझदार होंगे तो आप वहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम करेंगे कि जिससे किसी की जान भी ना जाए और किसी का जान माल का कोई नुकसान भी ना हो, है ना, कोई जानवर की भी जान ना जाए और उससे आप बच भी जाएँ, है ना। इस तरह से कुछ करेंगे। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें वहाँ पे चेक होती हैं। नेक्स्ट आता है स्टेमिना एंड एंड्योरेंस। ये तो बहुत सिंपल चीज़ है जी। ऐसा होता है कि स्टेमिना में अगर आप एक डिफेंस फोर्सेस में अगर आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो आपका स्टेमिना और एंड्योरेंस तो बहुत हाई लेवल का होना चाहिए। आपको वहाँ पे ट्रेनिंग में, खासकर एसएसबी के बाद तुरंत बाद आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। ट्रेनिंग क्या होती है, 1-1.5 साल की होती है, लगभग 12 महीने से 18 महीने की ग्रेजुएशन के बाद। और +2 के बाद होती है 3 साल की एनडीए और उसके बाद फिर से 1 से 1.5 साल की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है। तो वहाँ पर आपको रोज़ सुबह वहाँ दौड़ाएंगे, पूरा दिन कसरत कराएंगे, बहुत सारी पनिशमेंट्स भी देंगे। तो अगर आपका वहाँ पे स्टेमिना एंड्योरेंस वीक होगा, आपकी डिटर्मिनेशन वीक होगी, तो आप वहाँ से ट्रेनिंग छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक। तो वहाँ पे ऑफिसर की शपथ लेने से पहले ट्रेनिंग में वो आपका स्टेमिना इतना ज़्यादा बढ़ा देंगे कि आपको भी विश्वास नहीं होगा कि मेरा इतना स्टेमिना है। पर क्योंकि अब आपको टेस्ट पास करना है तो उससे पहले एक बेसिक स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ है, कुछ टेस्ट रखे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया 10 टास्क होते हैं जो इंडिविजुअल टास्क में होते हैं। तो आप अगर वो टास्क नहीं कर पा रहे हैं और आप मतलब ऐसा होता है कि 10 टास्क में से मैंने भी कुछ एसएसबी दिए हैं, मैंने भी करीब 10 में से 8-9 टास्क तो मैं कर लेता था हर बार, मैंने 3-4 एसएसबी दिया है। तो ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टास्क करने की कोशिश करनी चाहिए। इसका कहने का मतलब है कि आपका अगर स्टेमिना अच्छा है तो ऑब्वियसली आप कर पाएंगे। ये तो बात हो गई फिज़िकल स्टेमिना की। और अगर हम बात करें मेंटल स्टेमिना की, तो मेंटल स्टेमिना, मेंटल रोबस्टनेस भी बहुत ज़रूरी है। इसमें आपका दिमागी संतुलन, आपका दिमाग में स्ट्रेस लेने की क्षमता कितनी है, क्या आप जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं, कि आपसे स्ट्रेस लिया ही नहीं जाता, तो आप तो सिंपल भाषा में बताऊं तो फ़ौज आपके लिए नहीं है। अगर आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहता है, एजाइल है, एंड्योरेंस अच्छा है, स्टेमिना अच्छा है, मेंटल फिटनेस है, पीस ऑफ माइंड है, तो आपके लिए थोड़ा सा सर्व करना इजी रहेगा फोर्सेस में आपको। क्योंकि फैमिली से दूर रहना पड़ता है, 1 साल में मुश्किल से 2 या 3 बार आप छुट्टी जाते हैं, है ना। 365 दिनों में से आपको करीब 30, 40, 50, 60 दिनों की कुछ छुट्टी मिलती है। कुछ एनुअल लीव होता है, कुछ कैजुअल लीव होता है ना। तो तो बहुत कम टाइम के लिए आप अपनी फैमिली के साथ होते हैं। और ऐसे भी मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि बॉर्डर पे थे और वहाँ पर तो उनके पास नेटवर्क भी नहीं था, तो आपकी फैमिली से बात भी नहीं हो पाती काफ़ी टाइम तक। तो यहाँ पे आपका मेंटल स्टेमिना चेक होता है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैं अपनी अगली वीडियोस में कुछ और डिटेल में बातें करूँगा इस बारे में। और इसके साथ मैं अपनी वीडियो ख़त्म करता हूँ। अगर आपको कुछ भी इन OLQs में कुछ भी डाउट है तो यू कैन ऑलवेज आस्क इन कमेंट सेक्शन बिलो एंड ट्राई टू वर्क ऑन दीज OLQs। जिनको लगता है कि हाँ मेरे कुछ 15 में से हो सकता है किसी के कुछ 10, 12, 8 ये मेरे OLQs अच्छे हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। जो स्ट्रॉन्ग नहीं है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा दिया है कि वो क्या चीज़ें हैं ये।
तो मुझे लगता है इस चीज़ से ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आपका कुछ डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये मटेरियल मिल सके। माय पर्पस इज़ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं हेल्प कर पाऊँ मेरे एक्सपीरियंस से, जो कि मैंने सीखा SSB से, राइट। With this, I take a leave and thank you. Sayonara. Bye bye.